हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि 3 पार्टनर है, रोहित, कुणाल और सार्थक। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को इन्होंने बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है और उनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही आपको बतानी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर कुणाल, कुणाल कौन है? पार्टनर है जो अपनी वाइफ के लोन को टेक ओवर कर रहा है, उसको पे कर रहा है। 60,000 का लोन था वाइफ का, उसको पे कर रहा है। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुणाल की वाइफ ने फर्म को 60,000 रुपए का लोन दिया है। कुणाल की वाइफ ने अगर फर्म को लोन दिया तो वो आउटसाइड पार्टी में कवर होगी। कुणाल पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो उस लाइबिलिटी को हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो ये लाइबिलिटी आपने क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है, इसकी पेमेंट आपको करनी है। अगर फर्म को करनी है तो क्या करेगी? पेमेंट करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। लेकिन यहां पर कहा है कि फर्म की लाइबिलिटी को कुणाल टेक ओवर कर रहा है। इस लाइबिलिटी को कुणाल ने टेक ओवर किया फर्म की जगह पर, फर्म के बिहाफ पर। वो इसकी लोन की पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या करोगे आप? एंट्री लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा 60,000 से। अब फर्म का कैश या बैंक बैलेंस तो कम हो नहीं रहा। ये पेमेंट किसने की? कुणाल ने की। कुणाल को पेमेंट अभी फर्म ने नहीं की, ये पेमेंट करनी बाकी है। तो कुणाल को इतने पैसे और मिलने हैं, देने हैं। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 60,000 से। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 60,000। नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर है 40,000 के, उसमें से 10,000 के जो क्रेडिटर है वो कहा है कि वो फर्नीचर आपका 8,000 रुपए का लेकर के सेटल हो गए। यहां पर आपके 28,000 के फर्नीचर में से 8,000 का फर्नीचर हमने अपने इस क्रेडिटर को दे दिया फुल सेटलमेंट में। इन सेटलमेंट लिखा है, मतलब 10,000 की क्रेडिटर की पेमेंट आपने अपने 8,000 के फर्नीचर को दे करके कर दी। अमाउंट का डिफरेंस है। बेशक आपका फर्नीचर 8,000 का था, क्रेडिटर को आपको 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन वो सेटिस्फाई हो गया, आपको और नहीं करनी। आपको ये बॉदर नहीं करना कि कम या ज्यादा अमाउंट पे हो रही है। वो ये क्रेडिटर आपका ये फर्नीचर लेकर के सेटल हो गया, एडजस्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, ये क्रेडिटर जो 10,000 का है ये भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड पे। ये जो फर्नीचर है ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है एज ए एसेट। तो दोनों ही आपके रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है। एसेट को बेचने पर पेमेंट जो मिलती वो आप लिखते क्रेडिट साइड पर, और क्रेडिटर की पेमेंट जो करते वो लिखते डेबिट साइड। तो दोनों ही चीज अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है और एक दूसरे को सेटल कर रही है तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। जब एक एसेट एक लाइबिलिटी को जितनी भी अमाउंट से सेटल करती है हम उसको बाहर की बाहर का सेटल मानते हैं और उसको रिकॉर्ड नहीं करते। मान लो अगर आप लिखते भी तो आप यही लिखते ना कि आपने 8,000 का फर्नीचर बेच दिया और 10,000 के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। तो एक तरह से यही माना जाएगा कि इस क्रेडिटर ने आपका 8,000 का फर्नीचर 10,000 रुपए में खरीद लिया और 10,000 की आपने एक तरह से पेमेंट कर दी। तो दोनों साइड पे 10-10,000 रुपए लिख रहे हो तो दोनों ही एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो इतना हिस्सा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखे। बाकी 40,000 में से 10,000 क्रेडिटर निकल गए तो 30,000 के बचे। 30,000 के पेमेंट कहा जा रहा है, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिला। ये क्रेडिटर कह रहे हैं कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे आप सेल परचेज पर डिस्काउंट देते हो, पेमेंट करते हुए आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, या
आपको परचेज करते हुए डिस्काउंट मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर 30,000 की जगह 3,000 का अगर आपको डिस्काउंट मिला तो 27,000 रुपए ही आपको पे करने। यहाँ पर ये लाइबिलिटी 30,000 रुपए वाली आपके कितने अमाउंट में सेटल हो रही है? 27,000 रुपए में। तो ये अब आपको पेमेंट कर रहे हो, कोई आपकी और दूसरी एसेट नहीं जा रही। कैश या बैंक आपकी एसेट है, लेकिन वो रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, आपने उसे लिखा नहीं है। तो इसीलिए कैश या बैंक से जो भी पेमेंट हो रही है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिख रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,000, जितनी की पेमेंट कर लो वही लिखोगे। टू बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिट करो 27,000। यहाँ पर डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट हुआ, आपको बॉदर नहीं करना, अपने आप से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट या लॉस एंड में बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, यहाँ पर क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है आपने बुक वैल्यू से क्रेडिट साइड पे लिखी 30,000 रुपए की, आपने पेमेंट की कहाँ लिखा? डेबिट साइड पर 27,000। तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट बैलेंस 3,000 से बढ़ गया, और क्रेडिट बैलेंस अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमें इसको पेमेंट करते हुए 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ही आएगा, ऑटोमेटिकली आ रहा है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर हमारा फर्नीचर जो 8,000 का हमने दे दिया क्रेडिटर को, बाकी 20,000 का फर्नीचर बचा हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा। तो क्या इस 20,000 के फर्नीचर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, तो हम बाकी बचे हुए एसेट को मान के चलते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसकी, उतने से हमने उसको बेच दिया और उतना पैसा हमको मिल गया। तो 20,000 का फर्नीचर जो बच गया था, 8,000 का तो आपने इसको दे दिया, 28,000 में से 20,000 का फर्नीचर हमने बेचा, हमें पैसा मिला, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 20,000 से। एसेट बेची है, पेमेंट मिलेगी, तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। अब रोहित ने फर्म को लोन दिया है 70,000 का। रोहित कौन है? फर्म का पार्टनर। तो पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम नहीं लिखते। पार्टनर लोन देता या लेता है, वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट नहीं होते, हम उसको आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद क्लियर करते हैं। तो रोहित के जो लोन का था 70,000 रुपए, वो फर्म ने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर रहे हैं तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे आप, ये आउटसाइड है, रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो रोहित लोन अकाउंट को आप डेबिट करो 70,000, लाइबिलिटी था, क्रेडिट बैलेंस था ये। अब आप पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट करोगे ना, क्लियर हो गया। और हम पेमेंट करें तो बैंक और कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा 70,000 से। तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट 70,000, टू बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिट 70,000। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी एक अनरिकॉर्डेड मशीन है, 5,000 रुपए की आपने उसकी वैल्यू लगाई है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 रुपए तक की है। अनरिकॉर्डेड मशीन आपको मिली, 5,000 रुपए की उसकी वैल्यू आपने लगाई, लेकिन वो आपके एक पार्टनर, कुणाल कौन है? पार्टनर है, जिसने आपसे खरीद लिया 3,000 रुपए में। 3,000 रुपए में अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर लिया कुणाल ने। क्या उसने इसकी पेमेंट की? नहीं। हमें ये पेमेंट लेनी है। अनरिकॉर्डेड एसेट है, एंड ऑफ द टाइम जो भी पैसा मिल रहा है, एसेट मिल रही है, बेच करके जो भी मिल रहा है, वो हम कहाँ लिखेंगे? इनकम है, पैसा मिल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, ये पैसा हमें उससे लेना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करो 3,000। इसके बाद फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 15,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है 15,000, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं करते। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नहीं दी रेशो, इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है। लॉस है तो तीनों के अकाउंट में डेबिट करो 5,5,5,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करो 15,000 से। तो ये अकाउंट आपका क्लियर हो गया। लास्ट एंट्री है, यहां पर कहा है कि सार्थक ने रियलाइजेशन का खर्चा 16,000 का कर दिया, 16,000 की पेमेंट कर दी, लेकिन फर्म ने उसके साथ एक डील की हुई है कि हम उसे 15,000 रुपए देंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा है, जो भी उसकी मेहनत लग रही है, सारा कुछ मिला करके फर्म एज ए रियलाइजेशन का खर्चा उसे 15,000 देगी। तो फर्म ने उसके साथ एक डील, एक खर्चा फिक्स कर लिया कि हम 15,000 का रियलाइजेशन का खर्चा तुम्हें देंगे। अब इससे कम हो या ज्यादा हो, वो किसकी जिम्मेवारी है? सार्थक की।
तो रियलाइजेशन का खर्चा हमारी बुक्स में जो डलेगा वो 15,000 का डलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे 15,000। टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, अभी उसको पेमेंट नहीं की है हमने, हमारी डील फाइनल हुई है उसके साथ कि इतना पैसा देना है रियलाइजेशन के नाम पर। तो टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000, टू बी पेड लिखा है। क्लियर है? तो ये सभी एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट करने के लिए बने रहो मेरे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।